तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज का थर्ड एपिसोड। चलो तो फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इवागाकुरे विलेज का चीफ दिखाया जाता है। वो एक ग्राउंड में खड़ा होता है। सभी शिनोबी उसके ऊपर तलवार, भाला, तीर सब कुछ उसके शरीर के अंदर घुसा देते हैं। फिर भी वो जीवित खड़ा होता है। ग्याबिमारू कहता है तलवार से उसे काटने के बाद भी और जमीन पर उसके आंतड़े बिखरने के बाद भी वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। इवागाकुरे विलेज का चीफ सच में अमर था। सीन प्रेजेंट में आता है। वो दोनों उस आइलैंड के अंदर पहुंचे होते हैं। ग्याबिमारू बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुमने सोचा नहीं था कि यह सच में अस्तित्व में होगा। यह सच में है, जीवन का अमृत। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ है या नहीं। वो दोनों उस आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं। सागरी बोलती है यह जगह यकीन दिलाती है कि जीवन का अमृत यहाँ मिल सकता है। ग्याबिमारू बोलता है तुमको यह नहीं लगता कि यह नरक जैसा डरावना है। यहाँ सभी अननेचुरल है और यहाँ क्या हो सकता है यह कोई नहीं जान सकता। तभी ग्याबिमारू अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को तोड़ देता है। सागरी बोलती है तुमने अपने बंधनों को हटाने की अनुमति नहीं है। ग्याबिमारू बोलता है तुम्हारा मतलब है कि मेरे हाथ बंधे हुए रखकर मैं यहाँ घूमूं? यह कैसा मजाक है। सागरी कहती है यह मजाक है या नहीं मुझे नहीं पता। यह शगुनेट का आदेश है। तुम जैसे अपराधियों को नजर रखना मेरा जॉब है। मैं नियमों को तोड़ने के किसी भी प्रयास को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अपने हाथों को बांधो जल्दी। ग्याबिमारू कहता है चलो भी, इसे जाने नहीं दे सकती हो। सच में इस मिशन के बारे में केवल यही मजेदार बात नहीं है। हमारे पास एकमात्र सुराग यह ड्राइंग है। वह सच में इसे खोजने की कोशिश नहीं कर रहे है ना। तभी सागरी उसके गर्दन पर तलवार लगाती है। सागरी बोलती है जल्दी करो, अपने हाथों को बांधो। यदि तुम कंफ्यूज हो तो मुझे समझाने की अनुमति दो। मैं जल्लादू तुम्हारा साथीदार नहीं। तुम अमृत खोजने या क्षमा प्राप्त करने में अपयशी हो गए तो मेरी समस्या नहीं है। यदि तुमने अपने हाथों को बांधने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। ग्याबिमारू कहता है ठीक है, जो तुम चाहती हो। जो भी हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को फिर से देख सकूं। जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तभी ग्याबिमारू के सर पर जोरदार हमला होता है। ग्याबिमारू दूर जाकर गिरता है। वो हमला ट्विस्टर क्योन ने किया होता है। वो बोलता है और एक डाउन हो गया। तभी ग्याबिमारू बोलता है वाह तुमने मुझे चौंका दिया। सागरी कहती है क्या तुम ठीक हो ग्याबिमारू? ग्याबिमारू बोलता है मैंने मेरी गर्दन को अलग कर ली, वैसे भी उसे देखो। सागरी कहती है वो ट्विस्टर क्योन है? वो दोषी अपराध में से एक है। वो एक योद्धा साधु है जिसे आपने ट्रेनिंग के दौरान हथियारों से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि उसने योद्धाओं से 100 हथियार चोरी किए हैं। ग्याबिमारू बोलता है दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। उसके हाथ बंधे हुए नहीं है। सागरी उसको देखकर चौंक जाती है। सागरी बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी ठीक है। यह मायने रखता है। लेकिन सागरी दूसरे आसमान से कहती है उसके हाथ क्यों नहीं बंधे हुए? किशो दोनों। किशो बोलता है तुम हमेशा की तरह सख्त हो सागरी। हम वापस जाते समय उनके हाथ फिर से बांध सकते हैं। मैं इस पर बहस नहीं करने वाला। यह बेवकूफी है। तुम अभी भी निचले रैंक पर हो क्योंकि तुम ईमानदार हो। सभी ऐसेमोन की रैंक है, तुम्हारी रैंक है। तभी सागरी बोलती है यह उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। ट्विस्टर उसके सामने गोला फेंकता है। वो बोलता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? ग्याबिमारू द होलो, तुम निर्भीक और दबंग हो जितना कि अफवाह कहती है। तुम मेरे लिए ठीक हो। मैं जी भर कर तुम पर अपने हथियारों की टेस्टिंग कर सकता हूँ। खून पीने के बाद भी हथियार और चमकेंगे। वो उसके नुकीले हैमर को चाटता है। वो बोलता है तुम्हारी बॉडी पहली बार उसकी सुंदरता का अनुभव करेगी। ग्याबिमारू बोलता है क्या तुम किसी प्रकार के विकृत हो? अगर हम यहाँ लड़ने में समय बर्बाद करेंगे तो दूसरा हम पर हावी हो जाएगा। ट्विस्टेड बोलता है ठीक यही कारण है कि मैं यह कर रहा हूँ। हमें इसे शुरू करने के लिए कोई सुराग नहीं दिया गया है। पहले कुछ अपराधियों को मारना समझदारी होगी और अपना समय अमृत में खोजने के लगाओ। और तुम हो पहले ग्याबिमारू द होलो। किशो बोलता है हम यहाँ सिर्फ तुम लोगों को देखेंगे। एक दूसरे को मार डालने के लिए पूरा स्वतंत्र है। सागरी कहती है मैं भी एग्री हूँ। ग्याबिमारू बोलता है लेकिन यह व्यर्थ का टाइम वेस्ट है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को यह पसंद नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लगता है कि मैं तुमको मार डालूंगा। तभी ट्विस्टेड भागते हुए आने लगता है। ग्याबिमारू भी जाने वाला होता है। तभी सागरी उसको रस्सी दिखाते हुए बोलती है इसको अपने हाथ में बांधो ग्याबिमारू। ग्याबिमारू कहता है तुम मजाक कर रही हो है ना? ग्याबिमारू अपने हाथों में रस्सी को बांध रहा होता है। तभी ट्विस्टर उसके सिर में वो नुकीला हैमर मार देता है। उस हैमर के टुकड़े हो जाते हैं। वो फिर उसके ऊपर गोले से हमला करता है। वो गोला भी टूट जाता है। भाले से हमला करता है। ग्याबिमारू अपने हाथों में वो रस्सी बांध लेता है। ट्विस्टर बोलता है कितनी सख्त हो तुम, मैं तुम्हारे ऊपर मेरे सब हथियारों का इस्तेमाल करूंगा। ग्याबिमारू उसके भाले को तोड़ देता है। ग्याबिमारू कहता है मेरे पास उस सब के लिए समय नहीं है। ग्याबिमारू उसको लात मारता है। वो हवा में उड़ने लगता है। ट्विस्टेड के
टोकरी में से सभी हथियार ग्याबिमारू के ऊपर गिरने लगते हैं। ग्याबिमारू सभी हथियारों को डॉच करता है और भाले के ऊपर अपने पैरों से लात मारता है। वो भाला सीधा जाकर ट्विस्टर के पेट में घुस जाता है। ट्विस्टर दूर जाकर गिरता है। ग्याबिमारू बोलता है मेरे हाथ बंधे हुए इसलिए लड़ना मुश्किल है। तभी ट्विस्टर हंसने लगता है। सागरी बोलती है उसने अपने कवच को अपने स्किन से सील दिया है, यह कितना डरावना है। ट्विस्टर बोलता है हो लो हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। तभी ब्लैकआउट होता है। एक फूल के ऊपर खून गिरा होता है। हम देखते हैं कि ग्याबिमारू ने उसके सभी हथियारों को उसके बॉडी के अंदर घुसा कर उसे मार डाला होता है। ग्याबिमारू कहता है मैंने कहा था यह समय की बर्बादी है, चलो हम उस फूल को तलाश करेंगे। सागरी उसकी तरफ देखती है। ग्याबिमारू कहता है मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। किशो तलवार को बाहर निकालता है और ट्विस्टेड के सर को काट डालता है। सर को बोरी में लेकर वो जाने लगता है। वो बोलता है मैं अब बस वापस जा रहा हूँ। ग्याबिमारू बोलता है तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है। किशो कहता है मैंने तुमसे कहा था हम ना तो तुम्हारे दुश्मन है ना ही तुम्हारे साथीदार। यदि अपराधी मर जाता है तो हम बस उसका सर काट कर ले जाते हैं। ठीक है मैं वापस घर जा रहा हूँ। सागरी कहती है किशो दोनों इस आइलैंड पर 60 आदमी लापता हो गए हैं, तुम वापस जाते समय सावधान रहना। किशो बोलता है क्या तुम अभी किसी और के बारे में चिंता कर सकती हो? कुछ भी हो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी जल्दी इस आइलैंड से बाहर निकल रहा हूँ। तुम बोली हो अगर तुमको लगता है कि तुम इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ अपराधी है। इस आइलैंड के तट पर आने के कुछ क्षणों बाद मैं पहले ही बहुत कुछ देख चुका हूँ। जो लोग हमारे उतरने से पहले ही अपने प्रतिद्वंद को कम करना चाहते थे, जिन्होंने साथ काम करने की साजिश रची थी और जो दिखावा करते थे, उन्होंने कभी भी सोसाइटी के नियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने नियमों को परवाह नहीं की। जो तरीके उनको सूट करते हैं वो जीवित रहने का प्रयास करेंगे। सागरी कहती है लेकिन क्या नियमों को तोड़ना उसकी क्षमा को मान्यता नहीं देगी? किशो बोलता है इसलिए मैंने तुमको कठोर कहा। एक समुराई के लिए शगुन का शब्द मानना जरूरी है, लेकिन जो सच में मायने रखता है वो है तुम्हारी प्राथमिकताएं। प्राथमिकताएं का नंबर जीवन का अमृत है, बाकी सब उसके बाद आता है। क्या शगुनोट को पसंद नहीं करेंगे कि हमने उसके प्राप्त करने के लिए नियम तोड़े? इसके अलावा नियम श्रम है जो कार्य नहीं करते। जब तक तुम विश्वास नहीं करती कि हर कोई नियम का पालन कर रहा है, कुछ के लिए नियम को कभी लागू नहीं होते। उसके जैसे क्या मैं तुम्हारा सिर काट दूं? वो तलवार को म्यान से बाहर निकालता है। तभी ग्याबिमारू उसके पास आता है। ग्याबिमारू बोलता है जोक्स में अपना समय बर्बाद मत करो, हमारे पास समय की कमी है। मैं बस मेरे वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। जल्दी करो। किशो कहता है तुम ठीक कह रहे हो, तुमको जल्दी करनी चाहिए। मुझे भविष्यवाणी करने की अनुमति दो, कुछ घंटों में स्थिति फिर से बदल जाएगी। हमें इजेन दिखाया जाता है वो नाव से उतरकर उस अपराधी की रस्सी को पेड़ से बांध रहा होता है। रोगुरोटो इजेन के पीछे आता है। इजेन बोलता है क्या तुमको भूख लगी है? रोगुरोटो उसको घूर कर देख रहा होता है। इजेन अपनी तलवार को बाहर निकालता है, रोगुरोटो पर हमला करता है। हमला करने से इजेन की तलवार टूट जाती है। रोगुरोटो इजेन को मार डालता है और उसे खा जाता है। किशो बोलता है कुछ ही क्षणों में कुछ तो होने वाला है, आधे से ज्यादा अपराधी मरेंगे और कुछ ही क्षणों में दूसरे हिस्से में भी ऐसा ही होगा। एक दिन के भी कम समय में केवल एक ही बचेगा। यदि तुम लोगों की संख्या घटती है तो और अपराधी जोड़े जाएंगे। ग्याबिमारू बोलता है और ज्यादा। किशो कहता है हथेरों का दूध पहले ही यीशु की यात्रा कर चुका है। शोगुनेट ने बिना संदेश नए इवागाकुरे के साथ संपर्क बनाया है। ऐसे मान एक मोनोलिथ भी नहीं है। सागिरी अफवाह यह है कि क्लैन का अगला चीफ का काम निर्धारण करेगा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह कुछ के महत्वाकांक्षा को प्रेरित करने के लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि मुझे दिलचस्पी है। बाद में मिलते हैं। किशो वहाँ से जाने लगता है। सागिरी ग्याबिमारू की तरफ देखकर बोलती है वो सही है, भले ही हम कई दिनों से एक साथ ट्रेवलिंग कर रहे हो। तभी ग्याबिमारू पीछे से सागिरी पर तलवार से हमला करता है। सागिरी हमले को अपने तलवार से ब्लॉक करती है। ग्याबिमारू पीछे छलांग लगाता है। सागिरी कहती है तुम क्या करने की सोच रहे हो ग्याबिमारू? ग्याबिमारू बोलता है मैं तुम्हें बिना दर्द के मारना चाहता था। सागिरी मन में बोलती है मुझे पता था इस आदमी का स्वभाव ऐसा ही है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्याबिमारू के माता पिता मरे पड़े होते हैं। चिप बोल रहा होता है उन्होंने बच्चा पैदा होते ही गाँव छोड़ने को कहा। वो लोग जोनीन होने चाहिए, मैं इस बच्चे को पालूंगा। चिप छोटे ग्याबिमारू को बोलता है ध्यान से देखो ग्याबिमारू, यह कमजोरी है माता पिता के बीच की भावनाएं, यहाँ तक कि प्यार भी और बच्चे भी तुम्हारी कमजोरी बन सकते हैं। जब तक तुम मजबूत नहीं होते तुम किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। खुद के लिए सब कुछ कीमती छोड़ना होगा। सीन प्रेजेंट में आता है। वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। सागिरी हाँफने लगती है। सागिरी बोलती है मुझे मारना रूल के खिलाफ है। ग्याबिमारू कहता है याद रखे कि तुम्हारे क्लैन के वंशज ने क्या कहा था। यह प्राथमिकता के बारे में है। यदि इवागाकुरे के लोग इस आइलैंड पर आ गए तो
इस आइलैंड को वो बर्बाद कर देंगे। मुझे इससे पहले जीवन के अमृत को खोजना होगा। मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन तुम एक बाधा हो। सागिरी कहती है, तो तुम मुझे मारने वाले हो? ग्याबिमारू बोलता है, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। मुझे माफ करो, लेकिन तुमको मरना होगा। ग्याबिमारू भागते हुए सागिरी पर हमला करता है। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। सागिरी लड़ाई करते हुए बोलती है, यह आदमी डेंजरस है, इसके विचार असामान्य है। उसको तुरंत फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी कारण से झिझक रही थी। मैं नहीं कर सकती। ग्याबिमारू सागिरी पर ताकत से हमला करता है। सागिरी पीछे सरकती है। ग्याबिमारू बोलता है, फिर से मुझे अभी उसको मार देना चाहिए था। मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ? क्यों? ग्याबिमारू को उसकी वाइफ की बातें याद आती है। उसके वाइफ ने बोला होता है, मुझे लगता है कि तुमको किसी को नहीं मारना चाहिए। ग्याबिमारू बोलता है, ये मजाक है क्या? मैं होलो हूँ, मेरे पास अब कोई फीलिंग्स नहीं है। उसकी वाइफ बोलती है, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? तुम बस एक किस पर कितने शर्माए थे। यदि तुमको फीलिंग्स है तो तुमको उन्हें सुनना चाहिए। तुम आप पुरानी नहीं हो। सच्चा साहस अपनी भावनाओं के प्रति सच्चा होना है। जब तक तुम ऐसे हो तब तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, भले ही तुम विलेज छोड़ने के बाद भी। ग्याबिमारू कहता है, मैंने अपनी वाइफ से मिलने के बाद फीलिंग्स का अनुभव किया, लेकिन उससे नफरत भी की। ग्याबिमारू एक मिशन पर आया होता है। ग्याबिमारू का साथीदार कहता है, वो हमारा टारगेट नहीं था। ग्याबिमारू बोलता है, उसने कहा कि वो मेरे वाइफ से बदला लेगा। ग्याबिमारू एक आदमी को मार रहा होता है। वो आदमी ग्याबिमारू से रहम की भीख मांग रहा होता है। मुझे मत मारो, मेरे वाइफ और बच्चे हैं। वो आदमी गुस्से में ग्याबिमारू के अंदर तलवार घुसा देता है। ग्याबिमारू उस तलवार को तोड़ देता है और उस आदमी को मार डालता है। सीन प्रेजेंट में आता है। ग्याबिमारू सागिरी के हमले से बचता है और सागिरी के गर्दन के अंदर हाथ घुसाने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है। ग्याबिमारू पीछे छलांग लगाता है। ग्याबिमारू बोलता है, दोबारा यह कमजोरी है, इसके लिए मुझे क्षमा नहीं किया जाएगा। जीवित रहना तो दूर की बात है। वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। सागिरी कहती है, यह एक हिंसक अपराधी है और ऊपर से वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के हमले को ब्लॉक करते हैं। ग्याबिमारू को उसके चिप की बात याद आती है। ग्याबिमारू सागिरी की तलवार को तोड़ देता है और सागिरी पर हमला करता है। सागिरी उस हमले को तलवार के म्यान से रोक लेती है। ग्याबिमारू बोलता है, मेरा विरोध करना बंद करो, यह व्यर्थ है। तुम जानने के लिए काफी कुशल हो। तुम मुझे इससे कभी नहीं हरा सकती हो। मुझे दूसरे अपराधियों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने से मुझे दुख होगा। क्या तुम चुपचाप मर नहीं सकती? सागिरी कहती है, क्या यह तुमको चोट पहुंचाएगा? तुम्हारे पास अभी भी फीलिंग्स बाकी है। ग्याबिमारू बोलता है, तुम सही हो। तभी ब्लैकआउट होता है। ग्याबिमारू सागिरी के ऊपर सागिरी के गर्दन पर तलवार लगाकर बैठा होता है। ग्याबिमारू बोलता है, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है। मैं ग्याबिमारू द होलो हूँ। मैंने इतने सारे लोगों को मारा है, मैं इससे थक चुका हूँ। मैं एक और को मार दूंगा तो मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है। ग्याबिमारू के ऊपर गिवागाकुरे विलेज के चिप की बुराई की साया हावी हो जाती है। सागिरी कहती है, मैं जानती थी यह आदमी खतरनाक है। ग्याबिमारू बोलता है, मुझे फीलिंग्स की जरूरत नहीं है, अब मरो। ग्याबिमारू उसको मारने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है, क्योंकि उसके वाइफ के फीलिंग्स के कारण। ग्याबिमारू बोलता है, क्यों? मुझे कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। सागिरी मन में बोलती है, यह सही है। उस पल में वही भाव जो उसके आबी है, मानो वो कुछ सहने की कोशिश कर रहा है। जिस माहौल में उसका पालन पोषण हुआ है, उसमें उसको गलत विचार दिए गए हैं। वो एक होलो वाला आदमी नहीं है जिससे कुछ महसूस होता है। वो फीलिंग्स वाला इंसान है और उसे देखकर मुझे अपनी फीलिंग्स को सामना करने का मौका मिला है। ग्याबिमारू बोलता है, क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? इस वजह से मैं जीवित नहीं रहूंगा। अगर मैं इतना कमजोर हूँ तो मैं अपनी वाइफ से फिर से मिल नहीं पाऊंगा। ग्याबिमारू रोने लगता है। सागिरी ग्याबिमारू की तलवार को मैन में लगाते हुए बोलती है, तुम कमजोर नहीं हो। मेरा मानना है कि अपनी फीलिंग्स से भागना ही ताकत है। कम से कम मुझे यह कहने की अनुमति दे, आखिरकार मैं तुम्हारी वजह से मेरी फीलिंग्स का सामना कर पाई। ग्याबिमारू बोलता है, क्या अब सच में ऐसा कहने की सही समय है? सागिरी कहती है, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है। आमतौर पर मैं तुमको तुरंत मार डालूंगी, लेकिन इस बार मैं तुमको नजरअंदाज कर दूंगी। यदि तुमको अपने अपराधों से पछतावा है तो अपनी फीलिंग्स का सामना करो। मैं इसे देखना चाहती हूँ। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे जैसा इंसान फिर से जीवन को प्राप्त कर सकता है। हमारा रिश्ता नहीं बदला है, लेकिन तुम तुम्हारे पुराने स्वभाव में नहीं हो। सीन चेंज हो जाता है। तामिया और ऐसे मानो साइलेंट पर आए होते हैं। वो लोग वहाँ का नजारा देख रहे होते हैं। तभी एक तितली आकर तामिया के हाथ पर बैठती है। वो तितली वहाँ से उड़कर जाने वाली होती है। तभी तामिया उसको गौर से देखता है तो उस तितली का मुंह इंसान के फेस जैसा होता है। उस तितली ने तामिया के हाथ पर डंक मारा होता है। तामिया डर जाता है और अपने हाथ को काट डालता है। ऐसे मान बोलता है, तुमने यह क्या कर दिया?
कामयाब बोलता है, उसे देखो वो तितली इंसान के फेस जैसा है, वो